फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है स्टूडेंट सभी लिगेंड होते हैं, सभी लिगेंड होते हैं, तो सभी लिगेंड स्टूडेंट लेविस भस्म होते हैं, सभी लिगेंड जो होते हैं स्टूडेंट लेविस भस्म होते हैं। जैसा कि आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा था, जैसे कि K4FeCN का होल 6, K4FeCN के होल 6 में, K4FeCN के होल 6 में आप जान रहे हैं कि इसमें लिगेंड संलग्नी कौन है स्टूडेंट, तो CN है, और CN इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, डोनेट करने वाला लेविस भस्म होता है और ग्रहण करने वाला लेविस अम्ल होता है। तो हम अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्योर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, कौन अनुचुंबकीय प्रकृति का है स्टूडेंट, तो कौन अनुचुंबकीय प्रकृति का है, तो इसमें से सभी डाईमैग्नेटिक नेचर के हैं, लेकिन NiCl का होल 4 2 माइनस, NiCl4 2 माइनस जो है स्टूडेंट, NiCl4 2 माइनस ये जो है ये पैरामैग्नेटिक नेचर का है, पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय प्रकृति का है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है स्टूडेंट, ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट। निम्नलिखित में किस जैव अणु का मैग्नीशियम एक प्रमुख संगठक है, प्रमुख संगठक है, तो वो है स्टूडेंट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, इसका फॉर्मूला C55H72O5N4Mg, देख सकते हैं स्टूडेंट, इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में अणु सूत्र में Mg है, तो ये निश्चित तौर पर ये क्लोरोफिल ही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं वो द कॉम्प्लेक्स आयन इन विच द सेंट्रल मेटल एटम हैज नो डी इलेक्ट्रॉन, वो कौन सा जटिल आयन है स्टूडेंट जिसके केंद्रीय धातु परमाणु पर कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो आपको बता दें स्टूडेंट कि इस वाले में, इस क्वेश्चन में जरा ध्यान दिया जाए, इस क्वेश्चन में स्टूडेंट ध्यान दिया जाए, यहां पर Mn एक ऐसा सेंट्रल एटम है यहाँ Mn जिसका कॉम्प्लेक्स बनने के बाद D 0 हो जा रहा है स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स बनने के बाद D 0 हो जा रहा है विन्यास, इसलिए इसके पास D इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये आंसर होगा, ये राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। कौन सा कथन गलत है, ध्यान देंगे स्टूडेंट, ये क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही समझने लायक है। ये कौन सा कथन गलत है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा, तो आपको बता दे स्टूडेंट कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो देख रहे हैं NiCO का होल 4 टेट्राहेड्रल पैरामैग्नेटिक, वास्तव में स्क्वायर प्लेनर होता है स्टूडेंट, स्क्वायर प्लेनर होता है, वर्गाकार समतलीय आकार ग्रहण करता है ये, और ये डाईमैग्नेटिक नेचर का है। इसी पेपर में इसका आंसर भी है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होता है Ni। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे स्टूडेंट, आप लोग को लिखवाए थे, बताए भी थे कि भारी भरकम गैस का इस्तेमाल अग्निशामक यंत्र में होता है। यहाँ पर CCl4 को हम फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में यूज करते हैं, अग्निशामक में यूज करते हैं CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन, मोनोहाइड्रोजन व्युत्पन्न अल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कर देता है। मोनोहाइड्रोजन, मोनोहाइड्रोजन का मतलब हम एक रिएक्शन भी एग्जांपल के तौर पर देते हुए इसको बताना चाहेंगे अच्छे से, और आप सभी को याद आएगा कि इस तरह से आप पढ़े थे स्टूडेंट, इस तरह से आप पढ़े थे, इथाइल क्लोराइड ये मोनोहाइड्रोजन कंपाउंड है, और इसको KOH अल्कोहलिक से रिएक्शन करवाए थे। तो KOH अल्कोहलिक से जब रिएक्शन करवाए थे स्टूडेंट, तो याद होगा कि एक Cl और एक H हटता है तो C2H4 बनता है, प्लस KCl प्लस H2O। तो आपको ये आंसर देखकर समझ में आएगा स्टूडेंट कि नहीं, हर एक क्लास इंपॉर्टेंट होता है, हम लोग को अच्छे से समझकर पढ़ना चाहिए पर डे, प्रतिदिन, हर दिन का क्लास इंपॉर्टेंट होता है। कब क्या आ जाएगा स्टूडेंट, देखिए आज सारा बताया हुआ क्वेश्चन आ रहा है। जो स्टूडेंट इस चैनल के लिए नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझाते हुए यहाँ हम सॉल्व करने जा रहे हैं स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए वह अभिकर्मक
जिसका उपयोग ब्यूटेन 1 बनाने में, पहले ब्यूटेन 1 का स्ट्रक्चर तो आपको दिखा दे, ये है ब्यूटेन 1, ब्यूटेन 1 देखा जाए स्टूडेंट, ब्यूटेन 1, ये है ब्यूटेन 1, और इसको अगर हम PBr3 से रिएक्शन करवाएंगे स्टूडेंट, तो PBr3 से करवाएंगे तो ये हो जाएगा क्या, PBr3 से करवाने पर ये C4H9Br यानी 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनेगा, और H3 यहाँ पर PCl3 PBr3 ये सब रिएक्शन करता है स्टूडेंट, तो 3 मॉलिक्यूल लेकर आता है, और 3 मॉलिक्यूल, और यहाँ पर बनेगा H3PO3, ठीक है, याद होगा। इसी तरह से PCl3 से हम रिएक्शन करवाए, 3 मॉलिक्यूल आता है जब भी ये आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है जब बेंजीन, यहाँ बेंजीन का रिएक्शन एक्सेस ऑफ Cl2 से हो रहा है स्टूडेंट, एक्सेस ऑफ Cl2 का मतलब Cl2 की अधिकता में ये रिएक्शन करने जा रहा है, जितना Cl जुट सकता है स्टूडेंट जुटेगा, तो ये मोनो मतलब क्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन, ट्राइक्लोरोबेंजीन, टेट्राक्लोरोबेंजीन, पेटाक्लोरोबेंजीन, हेक्साक्लोरोबेंजीन, तो ये है सही जवाब स्टूडेंट। तो ये है कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर शीट, आंसर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्यान दीजिए, हर एक चीज को समझाते हुए, याद दिलाते हुए कि क्लास में कब कहां कैसे पढ़े थे, और आपको याद देना ये भी दिला दे स्टूडेंट, कहीं भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़े ध्यान देकर पढ़े, और हर एक क्लास इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में आयोडोफॉर्म परिरक्षण देता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन सा देता है, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट तो इथाइल अल्कोहल देता है, इसमें है ही नहीं। अब इसके बाद यहाँ देखिए स्टूडेंट, प्रोपाइल अल्कोहल में भी 3 तरह का, यहाँ देखिए सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल है, प्राइमरी प्रोपाइल अल्कोहल और टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, यहाँ मिथाइल अल्कोहल है। तो ये नहीं टेस्ट देता है, ये भी नहीं टेस्ट देता है, ये भी नहीं टेस्ट देता है, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल आयोडोफॉर्म का टेस्ट देता है स्टूडेंट। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी हम लोग 10 क्वेश्चन लगभग सॉल्व कर चुके हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, निम्नलिखित में से किससे बड़े पैमाने पर निम्नलिखित में से किससे बड़े पैमाने पर मिथाइल अल्कोहल बनाया जाता है? फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मिथाइल अल्कोहल प्रिपेयर्ड ऑन ए लार्ज स्केल स्टूडेंट, तो स्टूडेंट बता दे कि फ्रॉम पायरोलिग्नियस एसिड इससे बनाया जाता है, इससे ज्यादा पैमाने पर पायरोलिग्नियस एसिड से बनाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाशील मूलक अल्कोहल में उपस्थित होता है? ये सभी स्टूडेंट को अच्छे से पता है कि OH इसका संकेत होता है अल्कोहल का। ये क्वेश्चन डिस्कस करने लायक नहीं है, आपको अभिक्रियाशील समूह फंक्शनल ग्रुप OH पता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक अम्लीय है? हाँ, ये क्वेश्चन समझने लायक है स्टूडेंट। आप लोग जानते हैं कि फिनोल एसिडिक होता है, लेकिन यहाँ फिनोल से भी ज्यादा एसिडिक कंपाउंड प्रेजेंट है, फिनोल से भी ज्यादा एसिडिक कंपाउंड प्रेजेंट है, और वो है एम क्लोरोफिनोल। देखिए, फिनोल तो एसिडिक नेचर का होता ही है, लेकिन अगर इस फिनोल में स्टूडेंट यहाँ पर एम पर ऑर्थो मेटा एम पर क्लोरो लग जाए तो ये और तेजी से इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचता है और H+ रिलीज होता है, इसलिए एम क्लोरो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा इन चारों में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है, क्या मिलता है? यानी कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल गिव्स, तो हमेशा अल्डिहाइड बनता है। अल्डिहाइड, जब भी अल्कोहल का निर्जलीकरण हाइड्रोलाइसिस होगा, वाटर निकलेगा अल्कोहल से, तो हमेशा अल्डिहाइड बनेगा। आपको याद होगा अल्कोहल का K2CR2 डाइल्यूटेशन 4 के वर्जन में करवाए थे, तो वहां भी अल्डिहाइड ही बना था, इथाइल अल्कोहल से अल्डिहाइड बना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जब एस्टिलीन को तनु H2SO4 और AgSO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या होता है? तो देखा जाए स्टूडेंट अच्छे से इसको, ये रिएक्शन आपके अल्काइन चैप्टर में मिलेगा, और अल्काइन चैप्टर में देख सकते हैं ये रिएक्शन था, ये है एस्टिलीन प्लस 1% AgSO4, एस्टिलीन प्लस H2O हाइड्रोलाइसिस हुआ था स्टूडेंट, इसके प्रेजेंस में 1% AgSO4 एंड 20% H2SO4 के प्रेजेंस में, तो ये बना था एस्टल्डिहाइड। और आज ये नॉलेज काम दे रहा है स्टूडेंट,
पड़ा हुआ, ठीक है। तो एस्टल्डिहाइड का निर्माण होता है, एस्टल्डिहाइड इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट टोटल क्वेश्चन कंप्लीट। एक और क्वेश्चन बचा है, प्रॉब्लम नंबर 16, जल्दी देखा जाए क्या क्या बोल रहा है, जरा समझिए क्या बोल रहा है। अभिक्रिया, ये रिएक्शन देखने से क्या लग रहा है स्टूडेंट, जब भी आप लोग को बोलते थे कि PDBSO4 देखेंगे तो PDBSO4 देखते ही याद रखिएगा रोजेनबर्ग रिडक्शन रिएक्शन एसाइल हैलाइड को एल्डिहाइड में चेंज करता है। तो ये रिएक्शन एल्डिहाइड में चेंज करने के लिए है, ये रिएक्शन स्टूडेंट एल्डिहाइड में चेंज करने के लिए है। एसाइल हैलाइड H2, यहाँ से एसाइल हैलाइड जैसे ही टूटता है स्टूडेंट, एक यहाँ H जुड़ जाता है और इस तरह से H जुड़ जाता है और H और Cl मिलकर HCl। तो रोजेनबर्ग रिडक्शन रिएक्शन इसका एग्जांपल है। रोजेनबर्ग रिडक्शन रिएक्शन का निम्नलिखित में से कौन एल्डोल संघनन नहीं देता है। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन एल्डोल संघनन अभिक्रिया समझाते समय बताए थे, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वो एल्डोल संघनन कभी नहीं दिखाता है। तो वो है फॉर्मल्डिहाइड, जिसको आप मिथेनॉल बोलते हैं स्टूडेंट। इसीलिए बोलते हैं कि ध्यान से आप सभी स्टूडेंट पर डे क्लास कीजिए, कब कौन सा पेपर आपको परेशान कर सकता है कोई नहीं जानता है। इसलिए आप अच्छे से अभी भी रेगुलर वे में पढ़ें, जिस चीज का भी प्रिपरेशन करें आगे। तो जरूरी है स्टूडेंट ध्यान दीजिए अभी से भी। जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है तो निम्नलिखित में से किस यौगिक का निर्माण होता है। फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया से अभिक्रिया करता है तो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन का निर्माण होता है स्टूडेंट। हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन का निर्माण होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, जिसको यूरोट्रोपिन बोलते हैं, इसका दूसरा नाम यूरोट्रोपिन है। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विद NH3। फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है, ठीक है। एस्टल्डिहाइड की अमोनिया से कराई जाती है तो एस्टल्डिहाइड अमोनिया बनता है, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड का अमोनिया से करता है तो ये बनता है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं स्टूडेंट, फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट्स विद NH3 देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज फॉर्म्ड। कौन सा, ये तो हो गया स्टूडेंट। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन एस्टर से, एस्टर का क्रियाशील मूलक है। सभी स्टूडेंट को अच्छे से याद है कि एस्टर क्रियाशील मूलक के रूप में जब होता है तो यही इसका संकेत होता है, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और ये R इधर जोड़ सकते हैं, इधर R, तो R डैश भी हो सकता है स्टूडेंट। तो ये है एस्टर का संकेत, रेडिकल फंक्शनल ग्रुप के रूप में संकेत कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 19 तक हो गया स्टूडेंट कंप्लीट। देखा जाए नेक्स्ट देखा जाए स्टूडेंट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल और फॉर्मल्डिहाइड में अंतर किया जाता है। तो वो है टॉलेंस रिएजेंट स्टूडेंट। टॉलेंस रिएजेंट के माध्यम से दोनों के बीच अंतर स्थापित किया जाता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये, फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड में डिफरेंस किसके आधार पर, तो टॉलेंस रिएजेंट के आधार पर। अब बात करते हैं सिल्वर स्टेट और Br2CCl4। ये रिएक्शन देखकर आपको बताना है कि कार्बाइलेमिन है, होफमैन है, HB रेड है, हेस्टिंगर अभिक्रिया है। तो आपको बता दें स्टूडेंट ये हेस्टिंगर अभिक्रिया है, यानी कि ये हंसडिकर रिएक्शन है, ठीक है। ये ध्यान देंगे स्टूडेंट। रासायनिक अभिक्रिया, अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट एक रिएक्शन का मैकेनिज्म दे दिया है और मैकेनिज्म देखकर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिए। मैकेनिज्म देकर क्या पूछ रहा है, मैकेनिज्म देकर ये पूछ रहा है स्टूडेंट कि बताइए कि इसका वेग दर समीकरण कैसे लिखा जाएगा। तो दर समीकरण हमेशा स्लो स्टेप से लिखा जाता है। तो दर समीकरण रेट इक्वल K और यहाँ पर O और O3 आएगा, लेकिन यहाँ थोड़ा आंसर को मॉडिफाइड फॉर्म में लिखा गया है स्टूडेंट, O और O3। तो यहाँ पर ये आंसर आ रहा है, ठीक है। पूरा अच्छा से सॉल्व अलग से डिस्क्रिप्टिव वे में किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ अधिकांश अभिक्रिया के लिए स्टूडेंट ताप गुणक का मान, आप जानते हैं ताप जैसे तब 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया जाता है, अभिक्रिया का रेट 2 गुना से 3 गुना हो जाता है। तो आप अच्छे से जानते हैं 2 और 3। निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है। तो कौन सा लायोफिलिक कोलाइड नहीं है, वो है कुहासा। क्या है स्टूडेंट, कुहासा, जिसको क्या कहते हैं, फॉग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, कोलाइड कणों का आकार। यहाँ कोलाइडियल पार्टिकल्स का साइज के बारे में बात हो रहा है स्टूडेंट। कोलाइडियल पार्टिकल का साइज cm में, नैनोमीटर में नहीं स्टूडेंट, नैनोमीटर में नहीं, cm में।
ध्यान देंगे 10⁻9 to 10⁻11 cm, ध्यान देंगे, बहुत बारीकी से क्वेश्चन का आंसर सेट किया गया है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस करने पर हमेशा यहाँ डाइस्टेज ये इस एंजाइम का उपयोग होता है स्टार्च के हाइड्रोलाइसिस में, जल अपघटन में। नेक्स्ट बात करते हैं, ये सुक्रोज का नहीं है स्टूडेंट, सुक्रोज में इन्वर्टेज ये सब होता है, ये स्टार्च है, ध्यान देंगे। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती किए होंगे, इन्वर्टेज और ये सब टिक मार्क किए होंगे, ये गलत हो जाएगा स्टूडेंट। रासायनिक अधिशोषण की दर, रासायनिक अधिशोषण की दर, रेट ऑफ केमिकल एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ केमिकल एब्जॉर्प्शन के लिए क्या कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट? इंक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है? प्रेशर बढ़ाने से इंक्रीज करता है केमिकल एब्जॉर्प्शन, जिसको केमी एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की परत पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु, मोस्ट अबंडेंट मेटल्स इन अर्थ क्रस्ट, वो है एल्युमिनियम। सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला मेटल्स एल्युमिनियम है स्टूडेंट, एल्युमिनियम। पायरोलिग्नियस एसिड में रहता है, आपको बता दें पायरोलिग्नियस एसिड कंटेन्स स्टूडेंट, पायरोलिग्नियस एसिड कंटेन 10%, पायरोलिग्नियस एसिड कंटेन्स 10% एसिटिक एसिड, 10% एसिटिक एसिड, 10% एसिटिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट, यहाँ ये एमीन देखने से आप सभी स्टूडेंट मिस्टेक कर रहे होंगे, ये एमीन देखने के बाद आपको लोग लग रहा होगा 3 डिग्री एमीन है। नहीं स्टूडेंट, ऐसा मिस्टेक नहीं करेंगे आप, ये 3 डिग्री एमीन नहीं है, ये 1 डिग्री कार्बन से अटैच है, ठीक है। और 1 डिग्री 3 डिग्री कार्बन से भले अटैच है, लेकिन इसके तीनों तरफ अल्काइल ग्रुप नहीं है, इसलिए ये प्राइमरी एमीन ही है, ये प्राइमरी एमीन ही है, ठीक है, क्योंकि एक तरफ इसके अल्काइल ग्रुप है, तीनों तरफ अल्काइल ग्रुप होता है तो 3 डिग्री होता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट, प्रॉब्लम नंबर, जलीय घोल में निम्नलिखित में सबसे सबल भस्म कौन है? जलीय घोल में निम्नलिखित में से सबसे सबल भस्म कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस सॉल्यूशन? आपको बता दें स्टूडेंट, यहाँ 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, तीनों एमीन है और साथ साथ बेंजीनामीन भी है। तो आपको बता दें इसमें 2 डिग्री एमीन ज्यादा अम्लीय, बेसिक नेचर का होगा, ज्यादा बेसिक नेचर का 2 डिग्री एमीन होगा। डाइमिथाइल एमीन ज्यादा बेसिक नेचर का होगा स्टूडेंट, यानी कि सेकेंडरी एमीन सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रॉन्गेस्ट बेस का नेचर दिखाएगा। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन लग रहा है इजी, लेकिन कुछ ज्यादा सोच विचार कर ये क्वेश्चन सेट किया गया है। ध्यान से स्टूडेंट आप देखेंगे क्या है क्वेश्चन में, C3H9N, यहाँ पर ये प्राइमरी एमीन हो सकता है कि सेकेंडरी, टर्शियरी। ये देखिए स्टूडेंट, अच्छे से जरा समझ लीजिए इस क्वेश्चन के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये देखिए CH3, ठीक है, CH2, NH2, तो इसके हिसाब से स्टूडेंट ये 1 डिग्री एमीन हुआ, जरा ध्यान दीजिएगा। अब इसके हिसाब से स्टूडेंट CH3, C2H5, इसके हिसाब से ये 2 डिग्री एमीन हुआ। और देखिए स्टूडेंट, इसके हिसाब से ये 3 डिग्री एमीन, ये 3 डिग्री भी एमीन हो गया। जल्दी से देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं C3H9N से तीनों डिग्री का एमीन तैयार हो गया, यानी ऑल ऑफ दी जिसका आंसर होगा। 1 डिग्री भी, 2 डिग्री भी, 3 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, तीनों एमीन का ये फॉर्मूला हो सकता है। ये तीनों आइसोमर्स है, समावयवी है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको अवकृत करने पर सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है? किसको अवकृत करने पर सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है स्टूडेंट? जरा ध्यान दिया जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूस टू गेट सेकेंडरी एमीन? तो वो है स्टूडेंट कार्बाइल एमीन। कार्बाइल एमीन को रिड्यूस करने पर 2 डिग्री एमीन प्राप्त होता है, कार्बाइल एमीन, जिसको आइसोसाइनाइड कहते हैं। आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करने पर स्टूडेंट कार्बाइल एमीन प्राप्त होता है। गन्ने की चीनी
के जल अपघटन से निम्नलिखित में से क्या मिलता है? तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है। केन शुगर ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज? हमेशा केन शुगर के हाइड्रोलाइसिस से ग्लूकोज फ्रुक्टोज प्राप्त होता है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दिया जाए। एंजाइम है, एंजाइम वास्तव में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं स्टूडेंट। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स हैं, ध्यान देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ऐसे आप सभी स्टूडेंट इसको कंप्लीट भी किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक एवं अकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है? तो ऑक्सीकारक और अकारक की तरह व्यवहार करने वाला SO2 है स्टूडेंट। SO2 दोनों की तरह व्यवहार करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ हम क्वेश्चन केवल पढ़ रहे हैं स्टूडेंट क्योंकि सबके सेट में अलग अलग जगह पर क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन के हिसाब से मिलाएंगे और तब अपने आप में कॉन्फिडेंस हासिल करेंगे। और नर्वस नहीं होना है स्टूडेंट, हर तरह का क्वेश्चन, हर तरह का परिस्थिति लाइफ में आता है, आपको टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से एकदम समझ कर यहाँ पर आप कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 37, ध्यान दिया जाए स्टूडेंट। निम्नलिखित में से कौन रंगीन होता है? रंगीन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड स्टूडेंट रंगीन होता है, ये है NO2, ये है रंगीन। Which of the following is colored? ये colored appeared करता है, ठीक है। संक्रमण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज n-1 d 1 to 10 ns 0 और 1 और 2, ये है राइट आंसर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 39, प्रॉब्लम नंबर 39, प्रॉब्लम नंबर 39 देखते हैं स्टूडेंट। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसमें Mn की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम है? Mn की ऑक्सीकरण संख्या स्टूडेंट, Mn की ऑक्सीकरण संख्या, यहां Mn का ऑक्सीकरण संख्या स्टूडेंट आ रहा है, Mn सबसे न्यूनतम पूछ रहा है। यहां Mn का ऑक्सीडेशन नंबर 8/3, यहां Mn का आ रहा है x, यानी डायरेक्ट अगर निकाले तो +2, यहां +4, ठीक है, या डायरेक्ट ही जान लीजिए। यहाँ Mn3O4, यहाँ पर आप डायरेक्ट x इंटू 3 प्लस -2 इंटू 4 इक्वल 0 रख कर सॉल्व करेंगे। x का वैल्यू आएगा कितना आ रहा है? 8/3 आ रहा है स्टूडेंट, 8/3 यानी 2 पॉइंट, ठीक है, 2.6 अप्रॉक्स आ रहा है, ठीक है। और यहाँ MnSO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ रहा है। क्या पूछ रहा है? सबसे न्यूनतम, तो सबसे न्यूनतम तो MnSO4 किसमें Mn की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम आ रहा है? यहाँ पर -2, ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट, -2 इंटू 4 और यहाँ x इंटू 3, ठीक है, इक्वल 0 और रख कर सॉल्व करेंगे। 3x इक्वल 8/3, 2.6 अप्रॉक्स। और MnSO4 में Mn की ऑक्सीडेशन नंबर, MnSO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर स्टूडेंट निकालने पर अगर ऐसे निकालेंगे तो Mn प्लस SO4 माइनस होता है, यानी Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +2, तो सबसे कम ऑक्सीडेशन नंबर तो MnSO4 में हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इज लोएस्ट? ये तो MnSO4 हो ही गया स्टूडेंट। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक्टिनाइड नहीं है? कौन सा एलिमेंट एक्टिनाइड नहीं है ये बताना है। कौन सा एलिमेंट एक्टिनाइड नहीं है? तो वो है टर्बियम, वो है स्टूडेंट टर्बियम। टर्बियम एक्टिनाइड सीरीज में नहीं आता है, बाकी सब सीरियम, यूरेनियम, कैलिफोर्नियम सारे एलिमेंट्स आते हैं। तो ध्यान दिया जाए, निम्नलिखित में से कौन रंगहीन है? रंगहीन, इस कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट 3D10 आता है और 3D10 आने के कारण कंप्लीटली फिल्ड है, यही रंगहीन होगा, ठीक है। तो ये कलरलेस ये होगा Cu+। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस आर कलरलेस था, तो ये Cu+ हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रति चुंबकीय प्रकृति का है? कौन सा डाई मैग्नेटिक नेचर का है ये बताना है स्टूडेंट। डाई मैग्नेटिक नेचर बताना है, और आपको बताया है जिसका D0 और D10 होता है वो डाई मैग्नेटिक नेचर का होता है। तो यहाँ पर क्रोमियम का अगर निकालेंगे स्टूडेंट, क्रोमियम का लेवल की स्कैंडियम 3+ का निकालेंगे, स्कैंडियम 3+ का तो 3D0 आ रहा है, तो पूरा वैकेंट पूरा फील्ड होता है, तो वो डाई मैग्नेटिक नेचर का होता है। इस तरह से स्कैंडियम 3+ राइट जवाब है प्रतिचुंबकीय के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका हिमांकावनमन इस यहाँ अधिकतम होगा? यहाँ कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, जो जितना ज्यादा आयन प्रोड्यूस करेगा उसका हिमांकावनमन उतना ही अधिक होगा। तो इस हिसाब से स्टूडेंट K2SO4 2K+ SO4 - 3 आयन प्रोड्यूस करेगा, 1 टॉप फैक्टर भी इसका अधिक होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट K2SO4 which of the following will have maximum depression in freezing point? तो K2SO4 राइट आंसर है। नेक्स्ट 1 फैराडे के बराबर आप सभी स्टूडेंट अच्छे से जानते हैं 96,500 कूलम होता है। ये आसान क्वेश्चन था स्टूडेंट। नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन, जब लेड संचायक सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या होता है? लेड संचायक सेल को लेड डाइऑक्साइड घुलता है, H2SO4 पुनः उत्पन्न होता है, लेड इलेक्ट्रोड के ऊपर लेड सल्फेट का परत जम जाता है, गंधकम का सांद्रण घट जाता है। क्या होता है जब चार्जिंग होता है स्टूडेंट? तो लेड डाइऑक्साइड डिसॉल्व होने लगता है, सल्फ्यूरिक एसिड रीजनरेट होने लगता है। तो यही सही जवाब है स्टूडेंट। लगातार H2SO4 का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इस प्रॉब्लम का आंसर होगा बी, सल्फ्यूरिक एसिड इज रीजनरेटेड। लगातार चार्जिंग के क्रम में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोडक्शन होने लगता है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर फाइनल E0 सेल इक्वल E0 कैथोड माइनस E0 एनोड रखकर सॉल्व करने पर स्टूडेंट ये आ रहा है, और उसके बाद EMF निकालने पर भी यही आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या था देख लिया जाए। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना था। ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया था दोनों का, सिल्वर का और किसका, टिन का, और उसके हिसाब से आपको निकालना था इलेक्ट्रोड विभव, सेल विभव, सेल पोटेंशियल निकालना था स्टूडेंट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बल्कि निकालना था। नेक्स्ट बात करते हैं, एक बार फिर से देख ले इसको अच्छे से, कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका क्वेश्चन का आंसर हमने बता दिया स्टूडेंट, 0.94 वोल्ट राइट आंसर है, 0.94 वोल्ट। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, क्या कर रहा है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल? तो ये फ्यूल सेल बनता है स्टूडेंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से। फ्यूल सेल, ईंधन सेल जिसको बोलते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर समय के साथ बढ़ती है, समय के साथ घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। रिएक्टेंट के लिए बढ़ती है स्टूडेंट और प्रोडक्ट के लिए घटती है। तो ये था इस प्रॉब्लम का आंसर 48। फिर से इसको देख लीजिए, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेज विद टाइम, डिक्रीजेज विद टाइम, में इंक्रीजेज और डिक्रीजेज विद टाइम, दोनों हो सकता है स्टूडेंट। रिएक्टेड और प्रोडक्ट के लिए अलग अलग होता है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है? कौन है प्रथम कोटि की अभिक्रिया? तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है बताना है। ये प्रथम कोटि का है स्टूडेंट, ये प्रथम कोटि का है, ये भी प्रथम कोटि का है, ये भी, ये स्यूडो छद्म कोटि की अभिक्रिया है, छुपी हुई, देखने में लग रहा है कि द्वितीय कोटि का, लेकिन ये भी फर्स्ट ऑर्डर का ही है। लेकिन ये नहीं है स्टूडेंट, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो आपका राइट आंसर बी, इथाइल एस्टेट प्लस NaOH, सोडियम एस्टेट प्लस इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विटामिन सी है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड के फॉर्म में विटामिन सी को माना जाता है स्टूडेंट। यहाँ एस्कॉर्बिक एसिड के फॉर्म में विटामिन सी, ये है आपका विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड जिसको बोलते हैं स्टूडेंट, एस्कॉर्बिक एसिड। अब निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है? आपको बता दें स्टूडेंट, विटामिन B12 में कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। विटामिन B12 में विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स कोबाल्ट? तो विटामिन B12। नेक्स्ट
देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन योगशील बहुलक है? तो नायलॉन 6 का फॉर्मेशन एडिशन पॉलीमर के रूप में होता है स्टूडेंट। एडिशन पॉलीमर नायलॉन 6 F2C डबल बॉन्ड CF2 निम्नलिखित में से किसका एकलक है? वास्तव में ये टेफ्लॉन का बहुलक है। टेफ्लॉन इज ए मोनोमर ऑफ द फॉलोइंग। टेफ्लॉन क्लोरोक्वीन, याद होगा स्टूडेंट, क्लास में समझाते समय बताए थे, क्लोरोक्वीन, प्रीमाक्वीन, ठीक है। तो क्वीन रहता है, तो ये क्या होता है? एंटी मलेरियल होता है। एकदम ऐसे ही समझाए थे स्टूडेंट, और ऐसे ही हम आज यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने में लगातार बता रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट आज कम से कम इतना करेंगे, जो भी जहां इंडिया के जिस कोने में भी देखेगा, यूपी, बिहार, हरियाणा, कहीं भी, प्लीज अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप यहां देखते हुए अगर सॉल्व कर रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, कम से कम इतना। और आपको अगर लगे कि नहीं ये चैनल बहुत ही यूजफुल है, तो आप इसको शेयर भी करें और भी लोगों को बताएं। थैंक यू। यहाँ देखा जाए स्टूडेंट जल्दी से, और भी कुछ क्वेश्चन बाकी है। एंटी मलेरियल, तो ये हो गया एंटी मलेरियल। क्लोरोक्वीन इज एन, तो ये एंटी मलेरियल्स के रूप में यूज होता है स्टूडेंट। क्लोरोक्वीन एंटी मलेरियल्स के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है? नहीं है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। सिर्फ एंटीबायोटिक, जनरल एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक? तो वो है पेनिसिलिन। निम्नलिखित में से कौन गैमेक्सिन है? गैमेक्सिन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड को गैमेक्सिन बोलते हैं, याद रखिएगा स्टूडेंट। इसी का नाम मतलब बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी है, गैमेक्सिन का ही दूसरा नाम। तो गैमेक्सिन का ही दूसरा नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, लेकिन उससे पहले इंग्लिश में भी जरा देख लिया जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गैमेक्सिन? तो उसको कहते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अब बात करते हैं सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण प्राय निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण निम्नलिखित में से कौन से विधि से होता है? ठीक है, सल्फाइड ओर्स आर जनरली कॉन्सेंट्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो आंसर होगा स्टूडेंट फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। ट्रेन प्लॉन विधि से इसको सांद्रित किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन विधि क्रिया द्वारा नहीं होता है? तो वो है आयरन। आयरन में इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं होता है स्टूडेंट। आयरन में इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं होता है। ये आयरन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से नहीं कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर नॉट एक्सट्रैक्टेड? तो वो है आयरन। नेक्स्ट हुप की विधि एल्युमिनियम एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड होता है, याद रखेंगे हमेशा। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। हुप्स इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के नाम से फेमस है। और जो एल्युमिनियम के प्यूरिफिकेशन में यूज किया जाता है। एल्युमिनियम के प्यूरिफिकेशन में यूज किया जाता है हुप्स प्रोसेस। तो ये एल्युमिनियम इसका राइट आंसर है स्टूडेंट, एल्युमिनियम। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है? सबसे कम क्वथनांक वाली गैस टोटल सभी नोबेल गैस में स्टूडेंट हीलियम है। हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन। तो इसमें सबसे कम क्वथनांक वाला गैस है हीलियम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गैस विथ लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट? तो वो है हीलियम। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सिर्फ एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है? वो है फ्लोरीन F2। और ये HOF ऑक्सी अम्ल का फॉर्मेशन करता है स्टूडेंट, F2। ए सेट में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था है। तो ए सेट में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था आपको बताए थे स्टूडेंट, ध्यान से देख लीजिए, आज फिर देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए। ए सेट का स्ट्रक्चर जो बना था, सभी एटम एक दूसरे से जुड़े हैं, सबका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। बताइए, कोई किसी के इलेक्ट्रॉन को जब नहीं खींचेगा तो कोई चार्ज ओरिजिनेट नहीं होगा। यही कारण है कि प्रत्येक सल्फर पर 0 चार्ज होगा स्टूडेंट। तो ये सब आप पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, स्ट्रक्चर भी बना चुके हैं।
यानी ए सेट में जैसे P4 में P का, उसी तरह ए सेट में S का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। ऑक्सीडेशन स्टेट ये तो हो गया, ए सेट इज 0। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? निम्नलिखित में से कौन सबसे कम वाष्पशील है? सबसे कम वाष्पशील कौन सा है स्टूडेंट? तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होगा, जल्दी बॉयल नहीं होगा स्टूडेंट, वो है H2O। H2O अपने मॉलिक्यूल के बीच इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट वोलेटाइल? तो H2O अपने मॉलिक्यूल के बीच इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है स्टूडेंट। ये हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा इसके मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होते हैं। यही कारण है कि H2O लिस्ट वोलेटाइल होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होता है। यही कारण है ये जल्दी वाष्पशील नहीं होता है, जल्दी उड़ता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। घनाकार क्रिस्टल में, क्यूबिक क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी होती है? तो क्यूबिक फॉर्म में क्रिस्टल जालक की संख्या स्टूडेंट, क्रिस्टल जालक की संख्या 3 होती है। 3। नेक्स्ट, एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोलकों से घिरी होती है? कितने गोलकों से? तो आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनाए थे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड सराउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ स्फीयर्स? आप सभी स्टूडेंट को याद होगा कि 3 स्फीयर एक लेयर के ऐसे थे और दूसरे 3 स्फीयर स्टूडेंट, दूसरे 3 स्फीयर ऐसे थे। ठीक है, और तब जाकर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बना था। तो ये वॉइड्स कितने स्फीयर के कॉन्टेक्स्ट से बना है स्टूडेंट? 6 गोलों के संपर्क से ये बना। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन फेरो चुंबकीय पदार्थ है? आयरन और आयरन का ऑक्साइड फेरो चुंबकीय पदार्थ होता है स्टूडेंट। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आयरन और आयरन का ऑक्साइड होता है। तो Fe3O4 राइट आंसर है, Fe3O4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एन एग्जांपल ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन इज, एन एग्जांपल ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन इज। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट क्या होगा? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन। तो क्वथनांक का उन्नयन राइट जवाब है स्टूडेंट। नेक्स्ट बात करते हैं, घोलक के 1 kg में उपस्थित घुल्ल के मोलों की संख्या। घोलक के 1 kg में उपस्थित घुल्ल के मोलों की संख्या यहाँ आप देख सकते हैं स्टूडेंट। 1 मोल जब प्रेजेंट होता है तो उसको क्या कहते हैं? 1000 ग्राम सॉल्वेंट में, तो उसको आप अच्छे से जानते हैं, मोलालिटी कहते हैं, मोललता कहते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपके इस केमिस्ट्री के पेपर का सॉल्व होने जा रहा है स्टूडेंट। ध्यान से आप समझेंगे। वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी के परिवर्तन के उबलता है, यानी एक वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर कांस्टेंट टेम्परेचर पर, जैसे ही बात होता है कि सॉल्यूशन का, तो दिमाग में आपके जाता है एजीट्रोपिक मिक्सचर। याद होगा, क्लास में भी बार बार डिस्कस कर रहे थे इसका। तो सही आंसर, राइट आंसर, सॉल्यूशन व्हिच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन इज कॉल्ड एजीट्रोपिक मिक्सचर। जो स्टूडेंट नए हैं इस चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और सबको कॉन्सेप्ट के साथ इस आंसर की को पहुंचाएं। ठीक है, सभी लोग जाने इसी बहाने, और भी स्टेट के स्टूडेंट भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो भी देख लें, और आप भी अपने स्टेट में इसको शेयर करें। प्रयास हमारा रहेगा स्टूडेंट, बहुत जल्द हमारा ये ऑप्टिमम केमिस्ट्री क्लास का चैनल बहुत जल्द आपको हर एक टॉपिक पर एक अच्छा नॉलेज प्रोवाइड करेगा। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू ऑल, गुड नाइट।